हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ पेडागॉजी का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। हमने बाकी सारे चैप्टर कर लिए हैं, लास्ट चैप्टर करने वाले हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जस्ट सपोज कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बोलता है, देखो भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब है, सबसे पहले मुझे तुम्हारा डायग्नोसिस करना पड़ेगा, मतलब आपका टेस्ट करना पड़ेगा, आपका परीक्षण करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर को आपकी प्रॉब्लम का पता चल पाए, तभी तो वो इलाज करेगा ना। सेम इसी तरह से जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप मान लीजिए बहुत बेहतर मेथड यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेथड यूज कर रहे हैं, खूब ढेर सारे टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बच्चों की रुचि का ध्यान रखते हुए भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है, फिर कुछ और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, उनको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रह जा रहा है, नहीं समझ में पा रहे हैं वो, और कुछ बच्चे समझ ले रहे हैं। तो इसके लिए आप यूज करते हैं डायग्नोसिस, मतलब कि उनकी प्रॉब्लम को पहले पकड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम का पता करते हैं, जिसको हम बोलते हैं निदान करना, उसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उसको फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण जो हमारा रेमेडियल टीचिंग है, इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई बच्चा है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लिखने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी हो, समझने या फिर गणना करने, कैलकुलेशन करने, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट संबंधी हो, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तब पढ़ा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये आपस में बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है। निदान में भी यही हम करते हैं कि प्रॉब्लम को पहले समझते हैं बच्चों की, फिर उसको सॉल्व करते हैं। उपचार में भी यही होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हुए पढ़ाते हैं, ठीक है। निदान में पहले हम पता करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। गुड बोलते हैं कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों व कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना ही हमारा क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। तो गुड के कहने का मतलब है अधिगम संबंधी, यानी लर्निंग संबंधी जो भी प्रॉब्लम है बच्चों को, यानी सीखने संबंधी जो भी प्रॉब्लम है बच्चों को, उसका एक स्वरूप का निर्धारण करना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने डिसलैक्सिया, फिर डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने बच्चों की कमियों को क्या किया था, कैटेगराइज किया था। जैसे कि डिसग्राफिया में क्या होता था, बच्चे को लिखने संबंधी प्रॉब्लम है, डिसलैक्सिया में बच्चे को पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया में बच्चे को गणना करने से संबंधित प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम को पहले हम कैटेगराइज करते हैं, देन हम उसको सॉल्व करते हैं, तब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा मैथ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, डिसकैलकुलिया में आ जाएगा, है ना। तो पहले हम उसके प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका एम क्या है ये देखते हैं। तो इसका एम है कि हम बच्चे के टीचिंग प्रोसेस में सुधार कर रहे हैं, मतलब बच्चे को हम पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें हमें पता नहीं रहे कि बच्चे को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो उससे बेहतर है कि ये हम करके जो है बच्चे की पढ़ाई के क्रम को सुधार रहे हैं। अगर बचपन में ही बच्चे का बेस जो है कमज़ोर रहेगा, तो वो आगे तो जो भी पढ़ाई करेगा वो तो कहाँ से वो मजबूत नहीं हो पाएगा ना, वो कमज़ोर ही रहेगा हमेशा। इसलिए हम बचपन में ही उसको ये सारे मेथड यूज करके जब पढ़ाते हैं तो बच्चे का बेस स्ट्रांग होता है। फिर वो जब माध्यमिक क्लासों में जाता है, हायर क्लासों में जाता है, तो वहाँ पर भी वो बेस्ट परफॉर्म करता है। इसके माध्यम से हम जब बच्चे का उसकी प्रॉब्लम्स का पता करते हैं, मान लीजिए उसको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, जो उसके क्लास के हिसाब से, उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से उस स्तर में हमें उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हम सिलेबस में भी सुधार करेंगे। हम सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो बच्चों के डेली लाइफ से रिलेटेड हो और उसको वो समझ भी पाए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी समझ पाए, और एग्जाम्पल भी हम उसमें ढेर सारे भरे। तो हम सिलेबस में भी सुधार कर सकते हैं इसके माध्यम से। और इससे हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि पूरा का पूरा एनसीएफ का मोटो ही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और बच्चों को पढ़ाने का सीधा सा यहाँ पे उनकी बदलाव, जो हमने बहुत सारे जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, उसका सीधा सा मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इम्प्रूव करना। यानी जब हम बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाएंगे तो बच्चों में ही तो सुधार हम कर रहे हैं। यहाँ बच्चे को हम सेंटर में ला के पढ़ाई करा रहे हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये भी इम्प्रूव होगा। फिर जितने भी सीखने से संबंधित प्रोसेस हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम है पहले हम उसको ढूंढेंगे और उसका समाधान करने के लिए हम इस चीज़ का यूज कर रहे हैं, रेमेडियल टीचिंग का, ठीक। अच्छा, हम डायग्नोसिस करने के लिए पहले करते क्या हैं, पहले हम देखते हैं कि आपका पूरा क्लास है, मान लीजिए उसमें 20 बच्चे हैं,
उसमें से कोई कोई ही होगा ना जिसको नहीं समझ में आ रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं समझ में आ रहा, कभी कभी हो सकता है, कुछ होता है, तो हमें सबसे पहले उस बालक का पता करना होता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि टीचर हर पर्टिकुलर बच्चे के बारे में पूरी नॉलेज रखे कि हर बच्चे का लेवल कैसा है, ठीक है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि क्लास में बच्चों की संख्या एक लिमिट में होनी चाहिए ताकि टीचर सबको गवर्न कर पाए। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि बच्चा कौन सा है, फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब वो प्रॉब्लम कैसी है, ईजी है, कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से हम उसको फिर उपचार देते हैं एंड देन हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। इसकी नीड क्या है, इससे हमें पता चलता है कि कठिनाई स्तर का जो चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के एक लेवल होता है बच्चे का समझने का। मान लीजिए उसके ऊपर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग के ऊपर से ही चला जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम बच्चे की कठिनाई स्तर का पता करते हैं, उसके इंटेलिजेंस लेवल का। इससे हमें पता चल पाता है कि क्या हमें उसे पढ़ाना चाहिए, क्या वो इस उम्र में समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। उसकी मेंटल प्रोसेस का हम एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपकी क्लास में कुछ हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, कुछ लो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये बेस है वो समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा देता है, यानी कि इंटीग्रेटेड वे में आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हमें लो या फिर हाई आईक्यू वाला हो, दोनों को साथ लेके चलना है। इसलिए हमें मेंटल प्रोसेस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम लो वाले बच्चे को जो है उसके हिसाब से पढ़ा पाएंगे और हाई वाले बच्चे को साथ ही साथ उसके हिसाब से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से जहाँ हमें लगेगा हम अपने टीचिंग प्रोसेस में चेंज भी कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर बच्चा मान लीजिए स्कूल नहीं आ रहा है, हो सकता है उसे ना समझ में आ रहा हो या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम हो, उसका वो बीमार पड़ जाता हो, शारीरिक रूप से परेशान हो। अब ऐसा नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण या फिर निदानात्मक शिक्षण के दौरान आप केवल पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, नहीं, आप उसके हर प्रकार के पक्ष से रिलेटेड, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, उसके हेल्थ से रिलेटेड हो, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप हर तरह की उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे, तब आप उसका पता करेंगे। फिर आपको पता चलेगा ना कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ों का भी हमें पता चल पाता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। फिर छात्रों की हर प्रकार की कमियों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से, और ये बहुत बेस्ट मेथड है, ठीक है। बात करते हैं रेमेडियल टीचिंग की। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बोला कि आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से उसको जो है वर्क देते हैं, ठीक है। वही जो अभी मैंने बताया कि लो और हाई आईक्यू वाली चीज़ें, तो बच्चे को उस हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बच्चे की एज, उसकी इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सबसे जब आपके स्कूल में आने से पहले वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ के आए, तो आप उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से उसको थोड़ा सा टफ चीज़ें दोगे, थोड़ा पजल्स वाली चीज़ें दोगे। कोई बच्चा है जो कि कहीं पढ़ा ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट पहली बार स्कूल में आ रहा है, तो आप उसको उसके हिसाब से पढ़ाई कराओगे, ठीक है। तो हर चीज़ों का आपको पूरा ध्यान देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके रुचि का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा जब इंटरेस्ट फील करेगा तभी आपकी क्लास में इंगेज रहेगा, वरना ऐसा नहीं होता है कि बच्चे क्लास में तो बैठे हैं, उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो हमें बच्चों को फुल एक्टिविटी कराती रहनी है, उनको कुछ ऐसा काम देना है, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वाला कुछ काम दे दे रहे हैं जिसमें बच्चे लगे रहें, वो अपने दिमाग का भी यूज कर रहे हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने को, आपको चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और वो साथ ही साथ इंटरेस्टेड भी हैं। हम कर क्या सकते हैं, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे स्टेप में लिखा है कि हम पढ़ाते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात तो कम आईक्यू वाले बच्चों को आप सामने रखेंगे, क्लास में पहली बेंच पे बिठा के रखेंगे, ताकि उनको जो है आप उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, ठीक है। और एक क्लास में है बहुत ज़्यादा बच्चों को ना पढ़ाएं, ताकि आप मान लीजिए एक क्लास में 60 बच्चों को रख लिए, आप सब पे कहाँ ध्यान दे पाएंगे 45 मिनट के सेशन में। तो आपको क्लास में जो है बच्चों की संख्या कम रखनी है, ताकि आप हर किसी बच्चे को जो है देख पाएँ, ठीक है। कम आईक्यू वाले बच्चों की संख्या को भी एक क्लास में थोड़ा कम रखना है, फिर दूसरी क्लास में आप जाके जब देखेंगे तो वहाँ पर पढ़ा लीजिए उसे, ठीक है। लेके आपको सबको साथ में ही चलना है, ठीक है। और उनके टफ लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाना है। आप बहुत सारे TLM वगैरह, फिर इंटरेस्टेड चीज़ें उनकी क्लास में यूज कर सकते हैं। आजकल आपका मोबाइल का ज़माना है, आप उनको वीडियो, ऑडियो, इन सब के माध्यम से जैसे उनको इंगेज करके टोटल रखना है, और साथ ही साथ उनका नॉलेज भी इम्प्रूव करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। हाई आईक्यू वाले बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाइए, ठीक है। उनका थोड़ा सा क्या करिए, उनके कठिनाई लेवल को जो और थोड़ा बढ़ा दीजिए, उनके टफ लेवल को और बढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें यूज करके जो है हम उनकी पढ़ाई को जो है बेस्ट कर सकते हैं, और उनके हर प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ हमने मैथ पेडागॉजी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी जिसमें मैं ईवीएस का पेडागॉजी वीडियो बनाने वाली हूँ, बस आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ, ये है कि ईवीएस का मैं टोटल एक ही वीडियो में पूरा बना दूंगी, वो मैराथन रहेगा एक तरीके से। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।